3 से 13 मई करंट अफेयर की ये तीसरी वीडियो है। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया का पहला हाई एनर्जी फोटोन सोर्स बनाने की योजना पर कार्य कर रहा है। ऑप्शन है भारत, दक्षिण कोरिया, चीन या जापान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि चीन। देखो ये जो बात कर रहा है ना कि हाई एनर्जी फोटोन सोर्स, ये असल में सिंक्रोटोन होते हैं। क्या होते हैं? सिंक्रोटोन। अब सिंक्रोटोन का मतलब क्या है? सिंक्रोटोन, अब देखो ये क्या है? हाई एनर्जी फोटोन सोर्स। तो फोटोन को जो जनरेट करता है, यानी कि जो प्रकाश को जनरेट करता है, वो होते हैं सिंक्रोटोन। ठीक ठीक है। अब ये चीन में बनाया जा रहा है, चीन के बीजिंग में सबसे बड़ा बनाया जा रहा है। और अगर आप देखना चाहें चित्र में ये है, ठीक है। अगर इसके बारे में हम देखना चाहें थोड़ा सा कि ये किस तरीके का होता है, तो देखो ये कुछ इस तरीके का होता है। इनमें क्या है कि आवेशित कण घुमाए जाते हैं किसके? मैग्नेटिक फोर्स के जरिए। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स के जरिए आवेशित कण घुमाए जाते हैं और इतनी ज़्यादा स्पीड में घुमाए जाते हैं, इतनी ज़्यादा स्पीड में घुमाए जाते हैं कि लगभग प्रकाश की चाल के बराबर घुमाए जाते हैं और आखिरकार में ये प्रकाश जनरेट करने लगते हैं। ठीक है, इनकी चाल गति जो कण होते हैं वो असल में ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये तो एक एनिमेटेड है और ये देखो ये ओरिजिनल है। ठीक है, ये ओरिजिनल है। अगर इसके मैकेनिज्म को हम देखना चाहें एक बार तो इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। देखिए इसमें ये आवेशित कण घुमाए जा रहे हैं। ठीक है, ये जो कण हैं वो धीरे धीरे इतनी ज़्यादा स्पीड में कर दिए जाएंगे कि जो कण हैं कण का रूप ना रख के ये ऊर्जा के रूप में घूमने लगेंगे। ठीक है, यहाँ से फिर प्रकाश के रूप में प्रकाश यहाँ से जनरेट होगा। ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके का इसका मैकेनिज्म होता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कि अभी कुछ चुनिंदा देशों जैसे स्वीडन, ब्राज़ील, फ्रांस आदि के पास ही चौथी पीढ़ी के सिंक्रोटोन है, मतलब हाई एनर्जी टाइप जो हाई एनर्जी क्रिएट करते हैं। ठीक है, सिंक्रोटोन बिजली की मदद से सूर्य की तुलना में 10 लाख गुना अधिक दीप्तिमान प्रकाश की तीव्र किरणें उत्पन्न करता है। ये चीज़ हमने अभी समझी थी। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मंगोलिया में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र के यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर के 2024 के चक्र के 20 वस्तुओं में से किस एक को शामिल नहीं किया गया? प्रश्न थोड़ा सा टफ लगा होगा। देखो मामला है क्या, मंगोलिया में आयोजित हुई है बैठक किसकी? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक की। ठीक है, और उसमें ना 20 वस्तुओं की एक लिस्ट तैयार की गई है जो क्या है? यूनेस्को की है। क्या नाम है उसका? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर। ठीक है, अब उसमें ना 3 वस्तुएं ऐसी हैं जो भारत की हैं। कितनी किसकी हैं? भारत की। कितनी हैं? 3 वस्तुएं। अब कह रहा है कि उन 3 में से, ये 3 तो होंगी इनमें से कोई, अब इन 3 में से एक कौन सी है जो नहीं है? जैसे रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय लोकन और तीसरा है, चौथा है रामायण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि रामायण। देखो रामचरितमानस के बारे में आपको पता होगा, ये तुलसीदास ने लिखी थी, क्योंकि कुछ लोग रामचरितमानस और रामायण में फ़र्क नहीं कर पाते। ये तुलसीदास ने लिखी है और ये अवधी भाषा में लिखी हुई है। ठीक है, अब अगर बात की जाए रामायण की तो ये संस्कृत में लिखी हुई है, संस्कृत में लिखी हुई है ये, और ये वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? वाल्मीकि के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। तो रामायण नहीं इंक्लूड। ठीक है, बाकी ये 3 है, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोकन। ठीक है, देख लेते हैं। रामचरितमानस को तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में अवधी बोली में लिखा था। पंचतंत्र दुनिया की दंत कथाओं के सबसे पुराने संग्रहों में से एक है जो संस्कृत में लिखा गया था। इसकी रचना विष्णु शर्मा ने की थी। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, ये कई वनडे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसमें देखो अभी पता है क्या है, अभी क्या है कि मूवीज़ हैं और बहुत सारी ये सब चलती रहती हैं, वेब सीरीज़ वगैरह। लेकिन पहले ना कहानियों का ज़माना था, तो कहानियों का ज़माना था, उसमें ना कहानियाँ की किताब होती थी कहानियों की। तो पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं वो बहुत फेमस किताब है, उसमें बहुत ही अच्छी अच्छी प्रकार की कहानियाँ हैं। ठीक है, और इनकी कहानियों पर कई मूवीज़ भी बनी हैं। ठीक है, इसकी रचना संभवतः 300 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, बहुत पुरानी है। ठीक है, अब ये कि सहृदया लोकन की रचना आचार्य आनंद वर्धन ने संस्कृत में की थी, और आचार्य आनंद वर्धन 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान कश्मीर में रहते थे। ठीक है, इन सब में आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या रखना है? इसको याद रखना है कि ये किसकी रचना है। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन निम्न में से किस यूरोपीय देश में किया जा रहा है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, दूसरा है वियना, तीसरा है नीदरलैंड और चौथा है इटली। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि नीदरलैंड। देखो असल में ना ये चर्चा में और क्यों ज़्यादा बना हुआ है, क्योंकि भारत ने ना पहली बार यहाँ पे अपना मंडप स्थापित किया है। ठीक है, जहाँ पर उन्होंने अपना ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को शो किया है।
तो ये यहाँ से आप देख लेना एक बार कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज़ सेट अप इट्स ओन पेविलियन एट द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 बीइंग हेल्ड इन रॉटरडम नीदरलैंड। ठीक है, कहाँ पर है? रॉटरडम नीदरलैंड में। अब समझने वाली बात क्या है कि नीदरलैंड ना, अगर हम इसको जाने तो यूरोपीय देश है, ये हमें पता है, यूरोपीय देश है। और दूसरी चीज़ ये कि ये ना बेनेलक्स कंट्रीज़ का भाग है। किसका? बेनेलक्स कंट्रीज़ का भाग है। अच्छा, बेनेलक्स कंट्रीज़ के बारे में हम देख चुके हैं इससे पहले, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। जैसे ये अपना यूरोप है, ठीक है। अब यूरोप में ये आपको पता है कि ये नॉर्थ सी है, ठीक है, और ये ब्रिटेन है। अब इसके इस जगह पर देखो, इस स्थान पर लगभग है क्या? बेनेलक्स कंट्रीज़। अगर इसको हम फुली देखना चाहें तो देखो, ये है नीदरलैंड, ये बड़ा चित्र दिखा दिया है, ये है नीदरलैंड, ये है बेल्जियम, और ये है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग बहुत छोटा सा देश है, ठीक है, जो बेल्जियम से लगता हुआ है, और जर्मनी से भी लगता है, फ्रांस से भी लगता है, ठीक है। नीदरलैंड ये है, नीदरलैंड जर्मनी से लगता है और बेल्जियम से लगता है। समझने वाली बात क्या है जो हमेशा याद रखनी है कि नीदरलैंड की सीमा जर्मनी से लगती है, बेल्जियम से लगती है, लेकिन नीदरलैंड की सीमा लग्जमबर्ग से नहीं लगती। क्या याद रखना है कि भाई बेनेलक्स कंट्रीज जो हैं, बेनेलक्स कंट्रीज में नीदरलैंड की सीमा जो है वो लग्जमबर्ग से नहीं लगती है, नीदरलैंड की बेल्जियम से लगती है, और बेल्जियम की ही लग्जमबर्ग से लगती है, ठीक है। और क्या याद रखना है? ऐसे याद रखना है, कोई प्रश्न आ जाए कि ऐसा कौन सा देश है बेनेलक्स कंट्रीज में, ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमा तीनों देशों से लगती है, तो क्या नाम है? बेल्जियम, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। और यहीं पर एक नदी बहती है, हमें पता है इसके बारे में। क्या नाम है उस नदी का? उस नदी का नाम है राइन नदी। क्या नाम है? राइन नदी। और उसके जो मुहाना है उस पर एक पोर्ट है, उस पोर्ट का नाम क्या है? उस पोर्ट का नाम है रॉटरडम। क्या नाम है? रॉटरडम, जो यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। ये चीज़ हमने यूपी पीसीएस के जो PYQ उनमें पढ़ी होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि यह विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य दुनिया में ग्रीन हाइड्रोजन और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। भारत ने 2024 विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में अपना पहला मंडप स्थापित किया है। और एक और चीज़ हमें याद रखनी है कि भारत ने 19,744 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 4 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी थी। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, यहाँ पे क्या रखना होगा? राष्ट्रीय यानी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी थी। अच्छा, ये क्यों रखा है यहाँ पर, इस नोट को क्यों रखा गया है? क्योंकि जो 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 वर्ल्ड की जो हाइड्रोजन समिट हो रही है उसमें भारत ने इसी का तो मंडप स्थापित किया है, इसी को तो शो किया है उसमें, इसलिए इसको रखा गया है कि ये 2022 में शुरू हुआ था, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। अच्छा, समझने वाली बात और क्या है कि हमने हाइड्रोजन के बारे में समझा, ये ग्रीन हाइड्रोजन की बात चल रही है। अब ग्रीन हाइड्रोजन के साथ साथ ना कई कई हाइड्रोजन होती हैं, ग्रे हाइड्रोजन, येलो हाइड्रोजन, ये सब होती हैं। एक बार ना हम एक नज़र में सबको समझ लेते हैं। जैसे कि अगर ग्रीन हाइड्रोजन की बात की जाए तो आपको पता है कि जल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? H2O होता है। अब H2O में से अगर इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, यानी O को अलग कर दिया जाए और H2 को अलग कर दिया जाए, तो H2 क्या बन जाती है? H2 बन जाती है हाइड्रोजन। क्या बन जाती है? ये हाइड्रोजन। अब इसको अलग करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, अगर उस इलेक्ट्रिसिटी को नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से अगर जनरेट किया गया था, जैसे कि सौर ऊर्जा के माध्यम से, या फिर पवन ऊर्जा के माध्यम से, या फिर जल की जो टरबाइन होती है उसके माध्यम से अगर यूज किया गया था, अगर इसके द्वारा अगर जनरेट किया गया था, अगर बिजली को उत्पादित करने के लिए जिस बिजली से हमने H2O को अलग करके हाइड्रोजन को जनरेट किया है, तो उस हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे? ग्रीन हाइड्रोजन। क्या बात समझ में आई? जी हाँ, समझ में आ गई होगी, इतनी कोई बड़ी बात है ही नहीं। दूसरी बात ये समझ लो, ग्रे हाइड्रोजन, इसकी जो ग्रे हाइड्रोजन बनाने की जो टेक्निकल मेथड है उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि वो इतना महत्वपूर्ण है नहीं। मेरा मन कर रहा था कि एक बार पूरा सही से एनिमेशन लेके आऊँ इसकी कि किस तरीके से बनाई जाती है, लेकिन वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना महत्वपूर्ण है नहीं। समझना क्या है? समझना ये है कि ग्रे हाइड्रोजन जो बनाई जाती है प्राकृतिक गैस से बनाई जाती है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें देखो हमने जो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की बात की थी उसमें जो इसका जो उप उत्पाद होगा, यानी कि जो बाय प्रोडक्ट होगा वो सिर्फ ऑक्सीजन होगा, ठीक है। इसीलिए इस हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? ग्रीन हाइड्रोजन। लेकिन जो ग्रे हाइड्रोजन है इसके अंतर्गत क्या होगा कि न केवल हाइड्रोजन बनेगी बल्कि इसके साथ में जो इसका बाय प्रोडक्ट होगा वो CO2 भी होगा। क्या होगा? CO2। अब समझना है यहीं पर कि ठीक है भाई, हमने हाइड्रोजन बनाई, हाइड्रोजन को हमने संग्रहित कर लिया, अब इस CO2 का क्या करें? पहला ऑप्शन, CO2 को हमने वातावरण में ऐसा ही छोड़ दिया, क्या होगा इससे? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्योंकि भाई हम तो CO2 को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इवन हमने आइसलैंड में क्या लगाया? मेमथ प्लांट लगाया है ताकि CO2 को ऑब्जर्व कर सके वो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा CO2 को ऑब्जर्व करके हम उसको क्रिस्टलाइज करके और नीचे ज़मीन में दबा दें। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम हाइड्रोजन को तो जनरेट कर रहे हैं, हाइड्रोजन तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में CO2 भी प्रोड्यूस हो रही है, और उसको अगर हमने इन्वायरमेंट में छोड़ दिया तो ये जो होगी ना हाइड्रोजन जनरेट की हुई, इस हाइड्रोजन को ग्रे हाइड्रोजन कहा जाएगा। लेकिन अगर इसी हाइड्रोजन को हमने दफना दिया कहीं पर सही से,
तो इस हाइड्रोजन को ब्लू या नीला हाइड्रोजन कहा जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? देख लीजिए अब। प्राकृतिक गैस से ग्रे हाइड्रोजन बनाया जाता है। इसमें उप उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है, जबकि हाइड्रोजन को संग्रहित कर लिया जाता है। ठीक है, ग्रे हाइड्रोजन कंप्लीट। दूसरा देखो, निर्माण की प्रक्रिया ग्रे हाइड्रोजन के समान ही है, ब्लू हाइड्रोजन या नीला हाइड्रोजन समझ रहे हैं हम। एकमात्र अंतर यह है कि हाइड्रोजन के साथ उत्पन्न होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर और संग्रहित कर लिया जाता है, जबकि जो ग्रे हाइड्रोजन के उत्पादन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। क्या बात समझ में आई? जी हाँ, समझ में आ चुकी है। लेकिन कुछ और हाइड्रोजन होती है वन लाइनर में, हम उनको भी समझ लेते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अच्छे से पढ़ लेना। जो सफ़ेद हाइड्रोजन होता है एक, ये क्या होता है कि प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला भूवैज्ञानिक हाइड्रोजन है, जो भूमिगत निक्षेपों में पाया जाता है। ठीक है। दूसरा पीला हाइड्रोजन। पीला हाइड्रोजन सौर ऊर्जा का उपयोग करके बनाया जाता है। इसमें क्या है कि भाई जो अगर हम हाइड्रोजन बना रहे हैं, H2 बना रहे हैं, H2+ बना रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन बना रहे हैं, तो H2 में से तोड़ने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी वो कौन सी होगी? वो होगी सोलर पैनल के माध्यम से, सौर ऊर्जा। ठीक है। एक गुलाबी हाइड्रोजन होता है, उसके अंतर्गत क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी वो परमाणु ऊर्जा यूज होगी। और एक होता है काला या भूरा हाइड्रोजन, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है यूज, वो कोयले की यूज होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। इतना कुछ बड़ी बात है नहीं, हल्की हल्की सी चीज़ें दिमाग में इसलिए रखनी है ताकि थोड़ा सा कभी अगर मिलान करने के लिए आ जाए तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन अगर पूछ लिया जाए अभी वन लाइनर में कि क्या है और 4 ऑप्शन दे दे, तो एटलीस्ट हमें क्लियर होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तब हमारा उत्तर सही जाएगा। ठीक है, देखते अगली जो खबर है वो ये है कि भारत और ईरान ने 13 मई 2024 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत भारत अगले 10 वर्षों तक ईरान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल का संचालन करेगा। असल में मामला क्या है कि जो ईरान का चाबहार बंदरगाह है ना, उसमें 2 टर्मिनल हैं। एक है शाहिद टर्मिनल और दूसरा है शाहिद कलंतरी। ठीक है, एक है शाहिद बेहेश्ती और एक है शाहिद कलंतरी, ये 2 टर्मिनल हैं। भारत को कौन सा मिला है? भारत को शाहिद बेहेश्ती मिला है। ठीक है, भारत को सिर्फ शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल के संचालन का ठेका मिला है। ठीक है, अगर हम देखना चाहें ना तो इसमें 2 टर्मिनल है, हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब दूसरी बात कह रहा है कि भारत अगले 10 वर्षों के लिए चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल का संचालन करेगा और अनुबंध अगले 10 वर्षों के लिए स्वचालित रूप से नवीनीकृत हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पर आपको बताया था इसके बारे में पिछली वीडियो में कि इसमें क्या था कि भारत एक डीहाइफनेशन की पॉलिसी, कि भाई अमेरिका से हमारे संबंध हैं, ओके, लेकिन पता है कई खबरें ऐसी आ रही हैं कि अमेरिका सैंक्शन लगा सकता है भारत को पर इस डील को लेकर के, क्योंकि ईरान पर सैंक्शन चल रहे हैं पहले से, और ईरान के साथ में कोई भी आर्थिक रूप से अगर इंक्लूड होता है तो उस पर भी सैंक्शन लगाए जाएंगे। यूएसए ने न केवल ईरान पर सैंक्शन लगाए हैं बल्कि उसने रूस पर भी सैंक्शन लगाए हुए हैं। ठीक है, अब ऐसी संभावना है कि भारत पर भी लगाएंगे, ऐसे कई न्यूज़पेपर कह रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। ठीक है, भारत ना आज की दुनिया में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है और भारत अमेरिका का एक बड़ा ट्रेड पार्टनर है, और साथ ही इन छोटी मोटी डील के चक्कर में अमेरिका कभी भी भारत के साथ में अपने संबंध बिगाड़ना नहीं चाहेगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है। ठीक है, अब दूसरा अगर हम देखना चाहें कि इससे फ़ायदा क्या होगा भारत को इस डील से, तो देखो हमें पता है कि जो मिडिल एशियन कंट्रीज़ हैं, चाहे वो अफगानिस्तान के अलावा जैसे कि तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इन सब में अगर हमें पहुँचना हो तो पता है इसके पाकिस्तान के माध्यम से रूट है, लेकिन पता है कई सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। पहली कि पाकिस्तान कभी भी कैसी भी स्थिति में मना कर सकता है, और ज़्यादातर वो हमेशा मना ही करता रहा है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान में पता है आपको एंटी इंडिया हमेशा मूवमेंट रहता है, और इनकी राजनीति से लेके आर्मी सब कुछ टिकी है इसी पर, एंटी इंडिया पर। ठीक है, तो यहाँ पर ना पाकिस्तान में पनपता है आतंकवाद बहुत ज़्यादा, और वो भी भारत के खिलाफ। तो ये जो व्यापार होगा वो असल में सेफ़ नहीं होगा, ये भी मानते हो कि नहीं मानते? तो इसलिए ना इस रूट के माध्यम से पहली बात तो ये कि पाकिस्तान का बिना यूज किए भारत अफगानिस्तान में पहुंच रहा है, ये बड़ी बात है। और दूसरा, यहाँ से अफगानिस्तान से भारत मिडिल एशिया कंट्रीज़ में पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस चाबहार बंदरगाह की, याद रखना है। दूसरी एक और चीज़ कि ये देखो, क्योंकि ये जो ग्वादर बंदरगाह है ना, ये ग्वादर बंदरगाह चाइना को दिया है पाकिस्तान ने। ठीक है, तो ये जो ग्वादर बंदरगाह है महज 72 किलोमीटर है यहाँ से, कितना 72 किलोमीटर दूर है, यानी कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया चाबहार बंदरगाह का यूज कर सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि ऐसे इंटरनेशनल रूट पर है, यहाँ पर हॉर्मुज जल स्ट्रेट है, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जल स्ट्रेट है, तो और साथ ही यहाँ पर इंडियन ओशन में भी नज़र रखी जा सकती है। इसलिए चाबहार बंदरगाह न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से बल्कि चाबहार बंदरगाह सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला कह रहा है कि एम्बर ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष 3 देशों में निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है। ऑप्शन है भारत, यूएसए, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। देखो असल में ना जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में जो सबसे पहले नंबर पर है वो है चाइना, दूसरे पर है यूएसए और तीसरे पर है भारत। ठीक है, अगर हम इनकी पूरी सही से एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो देखो एम्बर ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू के अनुसार 2023 में दुनिया के शीर्ष 5 सौर ऊर्जा उत्पादक देशों की लिस्ट है। पहला चीन, दूसरा यूएसए, तीसरा भारत, ठीक है, चौथा जापान और पांचवा जर्मनी। याद क्या रखना है कि टॉप 5 में कितने एशियन कंट्रीज़ हैं। टॉप 5 में 3 एशियन कंट्रीज़ हैं, पहला चीन, तीसरा भारत और चौथा जापान। याद रखना ये चीज़, ठीक है। और यूरोपीय कंट्री कितना है, सिर्फ एक है। हम टॉप 5 की बात कर रहे हैं, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में जहां विश्व की कुल उत्पादित बिजली में सौर ऊर्जा का योगदान कितना है, 5.5% था, वहीं भारत में उत्पादित कुल बिजली में सौर ऊर्जा का योगदान 5.8% था। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि जो वर्ल्ड का जो एक एवरेज है उससे भारत का ज़्यादा है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न कि वेल्थिएस्ट सिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से किन 2 भारतीय शहरों को विश्व में सबसे अमीर 50 शहरों में शामिल किया गया है। मुंबई हैदराबाद, दिल्ली मुंबई, दिल्ली चेन्नई, कोलकाता मुंबई। इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि दिल्ली और मुंबई। देखो मुंबई की जो रैंक है वो 24th है और दिल्ली की जो रैंक है वो 37th है। याद रखना ये रैंक, ठीक है, ये रैंक याद रखना। इस रिपोर्ट को न्यू वर्ल्ड वेल्थ के सहयोग से हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा संकलित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे धनी शहर न्यूयॉर्क शहर है। ठीक है, अब एक शब्द इसी रिपोर्ट में एक शब्द यूज किया गया था, सेंटी करोड़पति। तो उसका मतलब क्या है कि सेंटी करोड़पति वे व्यक्ति हैं जिनके पास निवेश करने के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक संपत्ति है। क्या बात समझ में आई? जी हाँ, समझ में आ गई होगी बात, जहाँ तक मैं समझता हूँ। चलो ठीक है, हमारे लिए देखा जाए ना, चलो ठीक है, हमारे लिए खुशी की बात है कि भाई मुंबई हमारा 24th पर है, दिल्ली 37th पर है, यानी कि पूरी दुनिया में टॉप 50 में हमारे 2 शहर आ रहे हैं। लेकिन एक बात देखने वाली है कि पता है भारत में ना एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है आय असमानता की। जो इनकम इनइक्वलिटी है ना, वो बहुत बड़ी समस्या है। वो अन्य देशों की तुलना में ना भारत में बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है, बहुत जटिल समस्या है। और ये जटिल समस्या तब ज़्यादा हो जाती है जब जो बॉटम 50% लोग हैं ना, बॉटम 50% लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हों, तब ये समस्या ज़्यादा जटिल बनती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब पता है मान के चलो आप गरीबी रेखा अपने हिसाब से निर्धारित कर दोगे कि भाई नहीं 26% है या सिर्फ इतने 50% नहीं है, इस तरीके के सवाल करोगे। लेकिन अगर हम मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें तो क्या इसके आधार पर सही बैठेगा? क्या हैं क्या इससे इस गरीबी रेखा से नीचे लोग नहीं हैं? कम से कम 60 से 70% लोग हैं। समझ में आ रहा है? ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है। अब ऐसे में भाई सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि कैसे करें, इस असमानता को दूर कैसे करें। तो यहाँ पर ना जैसे जापान है, यूएसए है, ऐसे कुछ देश हैं जहाँ पर एक टैक्स चलता है जिसे इनहेरिटेंस टैक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनहेरिटेंस टैक्स। पता है जब भी कोई पढ़ा लिखा इंसान अगर इसकी चर्चा करेगा तो देश की जो सरकार है ना वो बरगलाने का प्रयास करेंगी जनता को। पता है क्या कहेंगे? इनहेरिटेंस टैक्स का मतलब ये है कि एक पिता की जो संपत्ति है, वो संपत्ति एक पिता की मृत्यु के बाद में जो पुत्रों को मिलेगी वो पूरी संपत्ति नहीं मिलनी चाहिए, उसका कुछ % सरकार रखे और कुछ % ही बाकी को मिले। मतलब उसका जो पुत्र है उसमें उसकी विरासत है, विरासत के रूप में कुछ ही मिले। कुछ क्या है सरकार को रखना चाहिए और वो गवर्नमेंट उससे गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करे। यहाँ पर ना लोग डर जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि मतलब अरे हमारा 10 बीघा खेत है, 10 बीघा हमें मिलेगा नहीं, उसमें से 4 बीघा देंगे, बाकी का 6 बीघा गवर्नमेंट ले लेगी। भाई ऐसा नहीं होता है। ऐसा कि गरीब के पास अगर 10 रुपये तो 10 में से भी गवर्नमेंट 2 ले लेगी और बाकी के 8 देगी उसको। ऐसा नहीं होता। देखो मामला क्या होता है कि कुछ देश हैं जैसे यूएसए हो गया, जापान हो गया, यहाँ पर 50%, कहीं 55%, कहीं कहीं 60% तक गवर्नमेंट पैसा ले लेती है, बाकी का बचा हुआ पैसा देती है जो उसकी जो विरासत होती है, उनके बच्चे होते हैं उनको। अब आप परेशान होने की आपको आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि जहाँ पर जितने भी बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि मान के चलो 500 करोड़ को रखते हैं अगर हम बेस लाइन कि 500 करोड़ तक की संपत्ति है तो बिल्कुल भी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, या 300 करोड़ तक की संपत्ति है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, या 400 करोड़ तक की संपत्ति है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, या 200 करोड़ तक की संपत्ति है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। भाई जहाँ 100 करोड़ 300 करोड़ 400 500 करोड़ की बात चल रही है वहाँ बेसिक नीड ही व्यक्ति की पूरी नहीं हो रही होंगी, बल्कि वो अपनी लग्जरी लाइफ जी रहा होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। अब जब बेसिक नीड पूरी करने की बात आती है तो क्या करना चाहिए? इससे ऊपर की जो इनकम है लोगों की, उस इनकम पर लगना चाहिए इनहेरिटेंस टैक्स। समझ में आ रहा है?
उस इनकम से क्या करना चाहिए फिर? गरीब बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं बहुत लंबे समय तक, तो कम से कम उनको एक मुश्त धनराशि प्रोवाइड करानी चाहिए। कुछ लोग हैं बेरोजगार हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता प्रोवाइड कराना चाहिए। समझ में आ रहा है? और ये बेरोजगारी भत्ता 1000 रुपये 500 रुपये नहीं, थोड़ा बेरोजगारी भत्ता भी ऐसा हो, लोगों की इनकम भी अच्छी हो, ताकि लोग अपना जो बेसिक नीड्स हैं उनको सही से कंप्लीट कर पाएँ। समझ में आ रहा है? ये ऐसा पॉसिबल है, लेकिन क्या करना होगा? इनहेरिटेंस टैक्स लगाना होगा गवर्नमेंट को। लेकिन गवर्नमेंट इसको लगाने से डरती है, पता नहीं क्यों डरती है, जबकि आपको पता है कि इस देश की 80% जनसंख्या जो वोटर है वो गरीब है, बाकी की जो 20% जनसंख्या है वही इससे ऊपर है। और सच देखा जाए तो जैसे अमेरिका है, जापान है, यहाँ पर लोग बहुत ही बड़े क्या होते हैं, दानी होते हैं, बहुत बड़े बड़े, यानी अपनी 90% 99% ये संपत्ति हर साल दान करते रहते हैं ये लोग। क्या भारत में इस प्रकार के दानी हैं? बिल्कुल नहीं है, डर ही नहीं है किसी चीज़ का। क्यों? क्योंकि पैसा इकट्ठे करते रहेंगे, उनके बच्चे, उनकी 7 जन्म है, उनकी 7 पीढ़ियाँ, 6 पीढ़ियाँ, 10 पीढ़ियाँ, 50 पीढ़ियाँ भुगतेंगी, बरतेंगे इस पैसे को। इस तरीके से सोचते हैं। और वहाँ के लोग क्या किस तरीके से सोचते हैं? वो इस तरीके से सोचते हैं कि हम समाज कल्याण करें। समझ में आ रहा है? क्योंकि 4 पीढ़ियों के बाद हमारा नाम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो नाम होगा भी तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है? ज़रूरी ये है कि हम जब तक जीवित हैं तब तक अधिक से अधिक लोगों का कल्याण कर सकें। ये एथिकल वैल्यूज़ डेवलप करनी पड़ती हैं, उसके साथ साथ कुछ नियम भी बनाने पड़ते हैं। तो सरकार को इनहेरिटेंस टैक्स यानी कि विरासत टैक्स के बारे में सोचना चाहिए, ज़रूर सोचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आंसर राइटिंग करते समय आपको ये चीज़ मेंशन करनी है कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए। ये एक प्रोग्रेसिव आइडिया है, कोई ये ऐसा नहीं है कि हम कोई नई चीज़ लेके आ रहे हैं। पूरी दुनिया के अमीर अमीर देश ऐसा अपना चुके हैं और उसका बहुत बड़ा फायदा भी हुआ है। और आपको पता होगा सैम पित्रोदा का नाम, एक अच्छे खासे राइटर हैं, सैम पित्रोदा ने इसका चर्चा भी की है। अब पता है कमी क्या है? कमी ये है कि वो कांग्रेस के लीडर थे वो इंटरनेशनल लेवल पर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जैसे ही उन्होंने इस बात को कहा, तो आपको पता है कि कोई भी अगर पक्ष है, कोई अच्छी बात कहेगा, फिर भी विपक्ष को उसका विरोध करना ही करना है, और विपक्ष अगर कोई अच्छी बात कहेगा फिर भी पक्ष को उसको विरोध करना ही करना है। देश की ये पॉलिटिक्स है। जबकि करना क्या चाहिए कि अगर विपक्ष ने भी कोई अच्छा काम कराया, कोई अच्छा प्रोग्रेसिव आइडिया दिया है, तो क्या करना चाहिए? सरकार को उसको तुरंत अडॉप्ट करना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ अगर मान के चलो कि सरकार कोई अच्छा कदम उठा रही है, तो विपक्ष को क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए। ये सब चीज़ें कहाँ से सीखनी होंगी? ये अटल बिहारी जैसे प्रधानमंत्री से सीखनी होंगी। लेकिन आज की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत गंदी होती जा रही है, समस्या ये। लेकिन हमको इन सब में नहीं पढ़ना, हमें क्या करना है? आंसर राइटिंग में इस चीज़ को मेंशन करना है। आपके विचार थोड़े स्पष्ट होने चाहिए, क्रिस्टल होने चाहिए। आप सिर्फ ऐसे नहीं कह सकते, बड़ी बड़ी बातें नहीं फेंक सकते, आपको एक कुछ फैक्ट देने होंगे। आप तभी कर सकते हैं चीज़ों को अच्छे से, तभी वो प्रभावित करने वाली होंगी, तभी टीचर्स के दिमाग में जाएंगी। अदरवाइज सब ऐसी बड़ी बड़ी बातें तो सब करते हैं, हाँ करना चाहिए, हमें बिल्कुल होना चाहिए, और आय असमानता कम होना चाहिए, ये सब ठीक है, होना चाहिए। कैसे देना होगा? एग्जाम्पल देने होंगे। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है कि भारतीय स्टेट बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है। तो ये वन लाइनर टाइप की न्यूज़ है, ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा कि जो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है, जो बुलियन एक्सचेंज की बात चलती है ना, इसका मतलब ये है कि जो कीमती धातुएं होती हैं उनकी मार्केट होती है, वहाँ पर उनकी एक्सचेंज होती है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? ये गिफ्ट सिटी में पहला है, हमें पता है आप इसके बारे में। हमारा जो बुलियन एक्सचेंज है भारत का पहला, वो कहाँ पर स्थापित किया गया? गिफ्ट सिटी में। कब किया गया था? 2022 में स्थापित किया गया था, ये हमें याद रखना है, ठीक है। और बाकी ये चीज़ देख लेना, बाकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ है नहीं, इतनी ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। एक और खबर है कि अभी तक हमें पता है कि जो अमेरिका था वो भारत का पिछले कई 2-3 साल से भारत का जो सबसे बड़ा जो पार्टनर था, व्यापार पार्टनर, वो अमेरिका बना हुआ था। लेकिन अब चाइना बन गया है। 118.4 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय वाणिज्य व्यापार के साथ चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में हो रहा है। हमारी नज़रें अब पड़ी कि अरे बाप रे, चीन सबसे बड़ा बन गया। लेकिन एक बात सोच के देखो, अगर अमेरिका सबसे बड़ा होता भी और इससे थोड़ा सा कम होता, 180 बिलियन होता चीन, क्या ये चिंताजनक नहीं है? क्या जब ये चीन पहला बना तभी चिंताजनक हुआ? ये चिंताजनक नहीं है कि चीन, जो कि आज की दुनिया में देखा जाए तो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पाकिस्तान इतना बड़ा खतरा नहीं है, बड़ा खतरा चीन है। समझ में आ रहा है? और पाकिस्तान भी अगर खतरा है तो क्यों है? क्योंकि चीन है। पाकिस्तान को डिफेंस जो प्रोवाइड कराएगा वो कौन कराएगा? चीन कराएगा। पाकिस्तान को पॉलिटिकली मजबूत कौन करेगा? चीन करेगा। समझ में आ रहा है? इकोनॉमिकली मजबूत कौन करेगा? चीन करेगा। तो इसलिए चीन सबसे बड़ा खतरा है। और चीन के साथ में हमारी स्थिति ये है कि हम चीन के साथ में व्यापार में डेफिसिट रहते हैं हमेशा। हम हमेशा करंट अकाउंट के डेफिसिट में रहते हैं चीन के साथ में। तो ये बड़ी समस्या है। क्यों रहते हैं? ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारा जो जितना भी फार्मा सेक्टर है, जो मेडिसिन का फार्मा सेक्टर, सब चीन से आए हुए क्रूड मटेरियल पर निर्भर है। हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक बाजार है पूरा का पूरा चीन से आए हुए जो उत्पाद हैं, जो चेन होती है, आपको पता है सप्लाई चेन होती है, सप्लाई चेन पूरी हमारी चीन निर्धारित करता है।
तो इसलिए भारत ने जो शुरुआत करी है मेक इन इंडिया, ये ऐसी जो योजना है उनको बढ़ावा देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम जो अपनी सप्लाई चेन है और साथ ही हम अपनी सप्लाई चेन है उसको शिफ्ट कर सकें। कमाल की बात क्या है कि भाई चीन है, ओके, साथ में चीन को कौन रिप्लेस कर सकता है? वियतनाम, ताइवान, समझ रहे हो? ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो जिस जो 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 महारत चीन को हासिल है वही महारत इन देशों को हासिल है इन्हीं प्रोडक्ट में। तो हमें चीन को रिप्लेस करने के लिए इन देशों का सहारा लेना चाहिए। फिलीपींस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इन देशों का हमें सहारा लेना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे नए पार्टनर्स भी अच्छे से जुड़ेंगे, इनके साथ में हमारे व्यापारिक संबंध अच्छे होंगे और हमारे रणनीतिक संबंध अच्छे होंगे, और साथ ही हमारा जो दुश्मन है वो इससे कहीं ना कहीं हतोत्साहित होगा। समझ में आ रहा है? एक और फैक्टर देखें कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 118.3 बिलियन डॉलर रहा। वित्त वर्ष 2021-22 2022-23 के दौरान अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब कुछ बनलाने टाइप की न्यूज़ है कि तमिलनाडु के पी श्याम निखिल भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जीएम बन गए हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड के कोलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। भाई कोलिन मुनरो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। किस देश से संबंधित है? न्यूजीलैंड से। बस इतनी सी याद रखनी है। विश्व कुश्ती संचालन संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने टोक्यो कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया को 31 दिसंबर 2024 तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। इस न्यूज़ का कुछ ज़्यादा महत्व है नहीं, मुझे लग रहा है कि जब तक कि ओलंपिक का मामला आएगा तब तक इनकी जो निलंबन है ये हटा दिया जाएगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है, और हटा दिया जाना चाहिए भी। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने 9 मई 2024 को भारत का दौरा किया है। याद क्या रखना है कि भाई मूसा जमीर है, कहाँ के हैं? मालदीव के विदेश मंत्री हैं। ठीक है, आज की इतनी ही खबर, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।